पदार्थ की अवस्था। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें। ये कितने प्रकार के हैं? हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। जो ठोस, द्रव और गैस जो 3 अवस्था होते हैं वो उनके कणों के विशेषता के अनुसार होते हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ इसके बारे में जानेंगे। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का रेखा चित्र बनाइए। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या ये एक दूसरे में मिल सकते हैं? विसरण यानी दोनों समान रूप से मिल सकते हैं। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। बल लगाकर इनको दबाने का कोशिश करें। इस तरह से क्या इनका संपीड़न होता है? क्या इसका दबाव होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नग्न संपीड्यता होती है। बाहरी बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बाहरी बल लगाएंगे फिर भी ठोस में कोई भी आकार का चेंज नहीं आएगा। हाँ, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। अगर ज़्यादा बाहरी बल लगाएंगे तो ठोस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन इसका आकार नहीं बदलता है, इसका आकार नहीं बदलेगा, इसलिए ये दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबर बैंड को क्या माना जाएगा? ठोस या द्रव? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ। क्या ये ठोस हैं? आगे बढ़ते हैं। विभिन्न अलग अलग आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? यस। स्पंज, रुई क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, इसका दबाव संभव है। क्यों? चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। ये सभी ठोस के ही हैं। जो ऊपर जो हम लोग पढ़े, रबर, चीनी वाला, स्पंज वाला, ये सब चीज़ ठोस है। क्योंकि बाहरी बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है, फिर से वही स्थिति में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट भी जाता है। चाहे हम चीनी या नमक को अपने हाथ में ले या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों, इनके दानों के आकार नहीं बदलता है, इनका साइज चेंज नहीं होता है, जिस कारण से हम इसको ठोस कह सकते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। स्पंज के अंदर वायु घुसे हुए होते हैं। जब हम इसे दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न, कंप्रेशन संभव होता है। अब हम लोग जानेंगे द्रव के बारे में।
द्रव्य अवस्था क्रियाकलाप। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, एक जगह पर लाने बोला। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, ठंडा पदार्थ, ठंडा पीने वाला पदार्थ, विभिन्न आकार के अलग अलग आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा ले। अब बर्तन के अंदर 50 ml का निशान लगाने बोला। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? जमीन पर डालेंगे तो क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml मापकर अलग अलग बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? नहीं। अगर हम बाल्टी में डालेंगे तो द्रव बाल्टी का आकार ले लेगा, अगर उसको मग में डालेंगे तो वो मग का आकार ले लेगा। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? यस। प्रेक्षण से हम पाते हैं कि ऐसा करने के बाद हमको पता चलता है कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसका वजन समान होता है, जगह समान घेरता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो ये उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और बहता है द्रव, और इसका आकार बदलता है, इसका आकार चेंज होते रहता है, इसीलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4, 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण, ठोस और द्रव का मिलन द्रवों में संभव है। ठोस का विसरण यानी जब दो चीज़ एक समान रूप से मिल जाए उसको विसरण बोलेंगे। ठोस में विसरण संभव नहीं होता है ठीक से, लेकिन द्रव का विसरण द्रवों में संभव होता है। द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो ये संभव हो जाता है विसरण, मिलन। वातावरण की गैसें विसरित होकर मिलकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है, जरूरी होती है। सभी जीवधारी जो जीव को धारण करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपना जीवन को चलाने के लिए श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। जल जंतु जल में घुलनशील, जल में रहने वाले जंतु वो ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सा घुलनशील? घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। द्रव में ठोस भी मिल सकता है, पानी में द्रव भी और गैस भी, तीनों का विसरण मिलन संभव है। किसमें? द्रव में। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, तेज होता है, ज़्यादा होता है ठोस की अपेक्षा। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो द्रव के कण होते हैं, मान लेते हैं ये ठोस है, ठोस के कण कुछ इस प्रकार होते हैं। ये स्वतंत्र नहीं होते, खुले नहीं होते हैं गति करने के लिए। इस तरह से ये ठोस, सॉलिड, ये लिक्विड यानी द्रव, द्रव के कण कुछ इस प्रकार होते हैं। इसके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं। उसके बाद गैस, गैस के कण कुछ इस प्रकार होते हैं। इसके अंदर रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से ये बहुत कंपन या गतिशील होते हैं। आगे देखते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्योंकि इसके जो कण है इसमें बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होने के कारण ये अपने आप यानी स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। ठोस की अपेक्षा
द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है ठोस के अपेक्षा। इसका रिक्त स्थान कितना है? सब थोड़ा सा, लेकिन द्रव में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान है, जिनके कारण इनके कण ज़्यादा गतिशील होते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं गैस के बारे में। गैसीय अवस्था। हाँ, गैस अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? सिलेंडर एक, लेकिन उस सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भरे जाते हैं। हाँ, उससे पता लगाइए कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। एक सिलेंडर से वो कितने सारे गुब्बारे भर सकते हैं? 10, 15, 20, 50। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है, सिलेंडर के अंदर कौन से गैस है। 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर दे। एगो सिरिंज यानी इंजेक्शन लेने बोला, और इसके जो बाहरी भाग है इसमें कॉर्क यानी रबर से बंद करने बोला, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। इस प्रकार से सभी सिरिंजों के पिस्टन यानी ये वाला भाग जिस तरह से लगा हुआ है भाग, पिस्टन को हटा ले, इसको निकालने बोला। पहली सिरिंज में पहली सिरिंज में हवा रहने दे। पहला सिरिंज में बोला हवा रखने, दूसरा में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दे। पहला 3 गो सिरिंज लेने बोला, पहला में हवा रहने दिया, इसमें दूसरा में जल, इसमें पानी, और तीसरा में चौक के टुकड़े, चौक के जो गुन्नी होते हैं पाउडर, उसको रखने बोला। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए, फिर से वापस सिरिंज में यहाँ इसमें लगाने बोला, इंजेक्शन में लगाने बोला। सिरिंज के पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाइए। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दे। अब ये आसानी से कंप्रेस हो सके या दाब सके, जिसके कारण से हमको वैसलीन लगाने बोला। अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करे, दाबने का कोशिश करे। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा? किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है? 3 स्थिति में से कौन सा स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर जाएगा? पहला हवा में, दूसरा जल में, या तीसरा चौक के गुरा में? तो हमको पता चलेगा जब करेंगे प्रयोग, तो उसमें पता चलेगा कि जिसमें हवा डाले थे उसमें पर क्या आगे जानते हैं किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाएगा। आपने प्रेक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया? आगे देखते हैं। हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता कंप्रेशन काफ़ी अधिक होती है। हम लोग देखें कि जो ठोस और द्रव है, ठोस यानी चौक का गुरा, द्रव यानी पानी, ये दोनों के तुलना में गैस का दबाव काफ़ी अधिक होता है। हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने हमारे घर में खाना बनाने में किए जाने वाला उपयोग हमारे घरों में उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत
पेट्रोलियम गैस यानी जो हमारे घर में जो गैस का उपयोग करते हैं ना, एलपीजी, यह अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है।